नमस्कार बच्चों, आप सभी देख रहे हैं उन्नयन पल्लव बाका की ई कक्षा को। मैं हूं उमाकांत कुमार, प्रोन्नत मध्य विद्यालय खरिहारा उर्दू बालक, प्रखंड बाराहाट, जिला बाका का शिक्षक हूं। और आप जानते हैं कि कल से यानी 21 जनवरी 2022 से बाका ज़िले में 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए उन्नयन पल्लव बाका के नाम से कक्षाएं चलाई जा रही हैं और रूटीनबद्ध चलाई जा रही हैं। खास करके मैं बाका ज़िले के तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकगणों से, पंचायत प्रतिनिधियों से और अपने आदरणीय पदाधिकारीगण से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप जान रहे हैं कि विगत 2020 से लेकर ये तीसरा साल है जब कोरोना की त्रासदी पूरे विश्व को अपने आगोश में लिए हुए है और सबसे बड़ा नुकसान हमारे बच्चों का ही हो रहा है। आप जान रहे हैं कि 2020 में जब पहली बार कोरोना का आगमन हुआ था तब भी शिक्षण संस्थान बंद थे, 21 में भी बंद रहे, थोड़े दिन के लिए खुले और 22 में आप देख रहे हैं कि फिर जनवरी से ही लॉकडाउन लग गया है। हालांकि विद्यालय शिक्षकों के लिए खुले हुए हैं लेकिन बच्चे पढ़ाई से दूर हैं। बाका समग्र शिक्षा विभाग के ऊर्जावान डीपीओ आदरणीय निशित प्रनीत सिंह सर के सोच और उनके नेतृत्व में जो हम लोगों ने शुरू की है, आशा है कि इन कक्षाओं को बच्चों तक पहुंचाने में आप सभी का भरपूर मदद मिलेगा। साथियों, मैं अपने खास करके शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, आप अपने स्कूल के वैसे बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिनके पास स्मार्टफोन है। बच्चों के पास ना हो, उनके अभिभावक के पास है। और आप जानते हैं कि अगर शिक्षक चाह लेंगे तो बहुत कन्विंस होगा, लोग समझेंगे। और अब तो बहुत लोग समझने लगे हैं कि बिना ऑनलाइन पढ़ाई के बच्चों की पढ़ाई अब जारी नहीं रखी जा सकती है। साथियों, आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालय जहां हम लोग काम करते हैं वहां बहुत चुनौतियां हैं। ऐसे परिवेश के बच्चे हमारे साथ हैं, इस लेवल के अभिभावक हमारे साथ हैं। हो सकता है कि उनके पास स्मार्टफोन ना हो। चूँकि यह पहला प्रयास है और हम लोग एक छोटा प्रयास भी अगर आरंभ करते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन होगा, कम से कम वहाँ तक हम अपने को पहुँच बनाएं। आने वाला समय में सरकारी स्तर से भी ये व्यवस्थाएं होंगी और तब तक हम शिक्षक भी अपने को इसमें इंक्लूड कर चुके होंगे, अपने को समावेशित कर चुके होंगे। क्योंकि अभी भी बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई हैं जो डिजिटल फ्रेंडली नहीं हैं। उनको भी यह अवसर है चुनौतियों को अपने अवसर में बदलने का। तो मैं एक बार पुनः आप सबों से प्रार्थना करूंगा कि जो कक्षाएं चल रही हैं बाका ज़िले में, लगभग 2000 विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय हैं। 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं के लिंक को हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के जो रोड मैप बना है जिला का, वो विद्यालय तक पहुंचेगा और विद्यालय के नोडल शिक्षक को आप मदद करें और बच्चों को इस शिक्षा से जुड़ने में मदद करें। तो चलिए, आज मैं आपके बीच जो कक्षा लेके आया हूँ वह है वर्ग 8 की विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा। बच्चों, आप जानते हो, अब मैं बच्चों से जुड़ना चाहता हूं। अभी तक साथियों से बात कर रहा था। आप जानते हैं
कि जो विषयगत कक्षा है वो हमारा 10:30 से 1:15 तक चलता है। हम लोगों ने अल्टरनेट डे लगाया है। MWF, बहुत जगह से बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि MWF का क्या मतलब होता है। M से मंडे, W से वेडनेसडे, F से फ्राइडे। और TTS का मतलब क्या होता है। T से ट्यूसडे, T से थर्सडे और S से सैटरडे। यानी कहने का मतलब बच्चों, जितनी भी पाठ्य पुस्तक आपके कक्षाएं में चलती है, आधे आधे को 2 भाग में बांटकर अल्टरनेट डे कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपने गुरुजन से वहाँ पूछें, सब लोग आपको बताएंगे। आपको भी आगे आना होगा, जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी आगे आना होगा, तभी इस मिशन को हम लोग सफल बना पाएंगे। तो आइए हम लोग देखें कि आज की प्रायोगिक कक्षा में हम क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, हम लोग किताब तो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कक्षाओं में प्रयोग का स्थान बहुत दूर हो गया है। तो मैं चाहता हूं, हम लोग का ये प्लान है कि हम लोग प्रारंभिक विद्यालयों में भी प्रयोगशाला स्थापित करने की दिशा में काम करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके प्रति आपकी भी रुचि होनी चाहिए। आज एक बहुत छोटा सा प्रयोग लेकर के मैं आपके बीच आया हूं, और यूँ तो आप ये करते रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल कारण सहित जो उसके पीछे कारण है उनको दिखाते हुए मैं करके भी दिखाऊंगा, और उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, उनके जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, पहले उनको समझने का हम प्रयास करेंगे और फिर इसके बाद करके भी दिखाएंगे। तो आज वर्ग 8 के लिए प्रायोगिक कक्षा में मैं लेकर के आया हूं आपके बीच। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। पहले सैद्धांतिक पक्ष को देखते हैं। सैद्धांतिक पक्ष को समझने के बाद हम लोग प्रयोग करके भी देखेंगे। आप जुड़े रहिए, हमारे साथ चलते हैं। सैद्धांतिक पक्ष को देखने के लिए हम आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड यही है, उन्नयन पल्लव बाका ई क्लासेस। हमारे डीपीओ निशीत सर का ये अभिनव पहल है, उनके नेतृत्व में उन्नयन पल्लव बाका ई क्लासेस का नाम दिया गया है, और हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक ही इस कक्षाओं को अपने जो सीमित साधन हैं उसके सहारे संचालित कर रहे हैं। और आप देखिए, मैंने अपना यहाँ पर एड्रेस लिख रखा है। प्रायोगिक कक्षा मैंने अपना नाम बता ही दिया था। मेरे विद्यालय का नाम प्रोन्नत मध्य विद्यालय खरिहारा उर्दू बालक, प्रखंड बाराहाट, जिला बांका है। इसकी चर्चा चूंकि मैंने कर ली है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर आपके लिए। अब बच्चों देखिए, आज जो हम प्रयोग करने वाले हैं, आपके वर्ग 8 का जो विज्ञान का पहला चैप्टर है दहन। दहन की बात जब आती है और आपसे जब पूछा जाता है तो आप समझते हैं, लेकिन उसको भाषा का रूप देना आपके लिए कठिन होता है। लेकिन आपको अगर आसान शब्दों में कहा जाए जलना, तो आप समझ जाते हैं कि वो जलना तो घरेलू आमतौर पर हम लोग बोलते हैं। इसी का वैज्ञानिक या विज्ञान में हम दहन बोलते हैं। जलना जो शब्द है उसी का दूसरा नाम दहन है। अगर हम अब जलने के बारे में आपसे कहते हैं तो आप बहुत फैमिलियर होकर सोचने लगते हैं, अरे ये तो दिन रात इसको हम लोग देखते हैं, करते हैं, करके भी देखते हैं। इसी को जलना कहते हैं, इसी को दहन कहते हैं। तो बच्चों, जलना यानी दहन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। यह आपको समझना चाहिए। आपने किताबों में भी पढ़ी होगी और व्यवहारिक तौर पर भी आप समझेंगे। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं। तो पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना। ज्वलनशील पदार्थ क्या हुआ? जो जल जाए, जो आसानी से जले या कठिनाई से जले लेकिन जल जाए। तो ज्वलनशील पदार्थ का होना पहला है। और ज्वलनशील पदार्थ में कौन से पदार्थ आएंगे? सिंपल है, जिसको आप जला सकते हैं। क्या ईंट आएगा? पत्थर आएगा?
नहीं आएगा, क्योंकि ये आसानी से आप नहीं जला सकते, ये जलते नहीं हैं, इसलिए ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। लेकिन कागज, पुआल, लकड़ी आदि का नाम अगर आपके सामने लाया जाता है तो आप कहते हैं ये तो जल जाते हैं, ज्यों ही आग लगाते हैं वो जलना शुरू कर देते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ का होना पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। बच्चों, आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब जलावन भीग जाता है तो देर से जलती है। गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि आसानी से जल उठती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि गर्मी के दिनों में अपने आप जंगल में आग भी लग जाती है। कभी क्या सोचा है आपने? बिल्कुल सोचना चाहिए कि, और आप घर में कभी कभी आपने यह भी देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब जलावन भीग जाता है, आसानी से आग नहीं पकड़ता है, तो हम लोग उसमें केरोसिन तेल डाल करके आग पकड़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इन सभी के पीछे वैज्ञानिक तर्क है। तो आइए संक्षिप्त में हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। ज्वलन ताप क्या होता है? बच्चों, जब किसी पदार्थ को जलाना होता है तो उसे गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं एक निश्चित तापमान पर। जब वह पहुंचता है तो वो जलना शुरू कर देता है। मैंने आपसे कहा कि बरसात के दिन में कोई भी लकड़ी भीगने के बाद देर से जलती है। इसलिए देर से जलती है कि भीगने के बाद उसके ज्वलन ताप का मान बढ़ जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में चूंकि वातावरण गर्म होता है, उसकी नमी नहीं के बराबर होती है, स्वाभाविक रूप से उसका ज्वलन ताप कम होता है। आप समझ गए होंगे कि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी जलेगा, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होगा वह देर से जलेगा। और आपको मैंने बच्चों अभी कहा कि भीगे हुए जलावन को जलाने के लिए हम लोग केरोसिन तेल का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि केरोसिन तेल आग जल्दी पकड़ लेता है। अगर हम पेट्रोल और केरोसिन तेल की बात करें, दोनों में तुलना करें, तो आप कहेंगे कि सर पेट्रोल ज़्यादा ज्वलनशील है। क्यों? इसलिए कि केरोसिन तेल के तुलना में पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है। ये प्रयोग करके भी देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि ज्वलन ताप तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वह पदार्थ नहीं जलेगा। आपको एक प्रयोग करके आगे भी दिखाएंगे कि कागज, आप जानते हैं कि कागज आसानी से जल उठता है, लेकिन कागज के कटोरे में जब पानी देकर गर्म करेंगे तो कागज नहीं जलता है। बच्चों, इस प्रयोग को हम लोग आगे करेंगे, इंतजार करें उस समय का। तीसरी जो जरूरत है दहन के लिए, जलने के लिए, वह है हवा की जरूरत। हवा की जरूरत, हवा में जो ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन दहन का पोषक होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो जलना कठिन होगा। आपने देखा होगा गांव घर में कि जब, या सुना भी होगा कि जब किसी के शरीर में आग लग जाए कपड़े में, तो हम लोगों को पानी नहीं डालना चाहिए, कंबल से ढकना चाहिए। कंबल से ढकने से क्या होता है कि क्या आपने कभी सोचा है? बिल्कुल, आपने इसके कारण को जानते हैं कि कंबल से ढकने के बाद क्या होता है कि हवा से जलने का जो संपर्क है वह कट जाता है। यानी आग बुझाने के लिए बच्चों यह सबसे बड़ा तरकीब है कि आप जलने वाले पदार्थ का हवा से संपर्क अगर काट देते हैं तो आग बुझ जाती है। इसलिए कभी अगर ऐसी घटना गांव घर में हो कि किसी के शरीर में, कपड़े में आग पकड़ लिया हो, तो उस पर पानी नहीं डालिए, उसको कंबल से हो या ऐसा कपड़ा जिसका ज्वलनताप अधिक हो, उससे ढकने से हवा का संपर्क उससे कट जाता है, आग बुझ जाती है। तो जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। मैंने विस्तार से बहुत संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया है। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दहन के लिए हवा यानी ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। आज इसी प्रयोग को हम लोग पहले सैद्धांतिक पक्ष इसका देख लें। सैद्धांतिक पक्ष देखने के बाद हम लोग इसको करके भी देखेंगे। चलिए अगले स्लाइड पर जाते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है यहाँ कि जब आप जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई
बड़ा सा जार या बोतल रखते हैं तो आप पाते हैं कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। क्या पाते हैं आप? कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। आप कहेंगे कि क्यों बुझ जाती है? तो उसके लिए मैंने लिखा है, इस स्थिति में जलने वाली पदार्थ का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है। बच्चों थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूं, स्थिति 2 बार हो गया है, इसलिए स्थिति 1 बार ही पढ़िएगा। इस स्थिति में जलने वाली पदार्थ का ऑक्सीजन से संपर्क कट जाता है, जिस कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। जैसा कि बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया कि कोई पदार्थ अगर जल रहा है, आप उसे बुझाना चाहते हैं, हवा से उसका संपर्क तोड़ने से जलना रुक जाएगा, आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पर उसी लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ है, तो मोमबत्ती के साथ भी ठीक उसी तरह से होता है। अब देखते हैं अगले स्लाइड को। इसमें देखिए उसी प्रयोग में जब आप दूसरी बार आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं, यानी फिर से जलाइएगा, जब मोमबत्ती बुझ जाएगी तो फिर 1 बार जलाइएगा और फिर जार से ढकिए, जार हो या कांच का ग्लास हो, आप उससे ढकिएगा। जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है, तब उस समय जार हटा लेने से आप पाते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई। यानी कहने का मतलब कि जब मोमबत्ती को जला करके आप जार से ढकेंगे और मोमबत्ती जब लगेगा कि अब बुझने ही वाली है, आप जार को हटा लेंगे तो पुनः ऑक्सीजन की आपूर्ति जब शुरू हो जाएगी उसको, तो मोमबत्ती पहले की तरह ही जलती रहती है। इस स्थिति में मोमबत्ती बुझने की ओर जब होती है तो ऑक्सीजन, यहाँ कब मत पढ़िएगा, कब यहाँ पर हम इसको हटाएंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल हो जाने के कारण मोमबत्ती पहले की तरह ही जलती रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है। चलते हैं अगला स्लाइड, हम आपको करके भी दिखाएंगे अभी सैद्धांतिक पक्ष पर। इससे स्पष्ट होता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही निकला, दहन के लिए हवा का होना यानी ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। बच्चों अब आइए करके देखते हैं, आइए करके देखते हैं। हमने सारी व्यवस्था पहले से कर ली है। देखिए हमारे सामने मोमबत्ती है, हमने इसको एडजस्ट करके रखा है, इसको ऊंचाई पर एडजस्ट करके रखा है, ये मोमबत्ती है। और हमने एक ग्लास को भी रखा है, ये कांच का ग्लास है। ये घर में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत आसान प्रयोग है, छोटा प्रयोग है, क्योंकि हमने शुरुआत करी है इसलिए हम इस विषय को आपके सामने लाए हैं। एक मोमबत्ती लिया हमने, कांच का ग्लास लिया हमने, और एक माचिस को हमने अपने पास रखा है। आइए बच्चों अब देखते हैं, पहले मोमबत्ती को जलाते हैं। तो मोमबत्ती को जलाने का आप माचिस की तीली से जलाते हैं, देखते हैं इसमें आग पकड़ाने की प्रयास करते हैं। आग पकड़ लिया, ये कब पकड़ा? जब इसको ज्वलनताप की प्राप्ति हो गई। अब बच्चों जैसा कि मैंने कहा था कि आप जलती मोमबत्ती पर कोई जार से जब ढकिएगा तो मोमबत्ती थोड़ी देर के बाद बुझ जाती है। तो देखिए, देखते हैं, इसको रखते हैं, धीरे से रखते हैं। आपने क्या देखा कि धीरे धीरे मोमबत्ती बुझने की ओर अग्रसर है, धीरे 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 बुझने की ओर अग्रसर है। अभी तक जल ही रही है, अब बुझने की तरफ वह बढ़ गई और अब मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई। क्यों बुझ गई? इसलिए कि हमने इसका हवा से संपर्क तोड़ दिया है। अब पुनः दूसरा जो स्थिति है जो मैंने आपको बताया था कि आप दूसरी बार में फिर से इसे जलाइए और देखिए फिर से जलाते हैं। इस बार जब मोमबत्ती बुझने की ओर बढ़ेगी हम धीरे से इसका फिर हटा देंगे। देखिए इस बार हम फिर रख रहे हैं, मोमबत्ती भी जल ही रही है, हमने रख दिया, अभी बुझा नहीं, फिर हटा लिए, फिर जलने लगा, फिर धीरे से देखते हैं बुझने लगा, फिर हटा लिए। इस तरह से
आप देखिए धीरे धीरे डालिएगा तो बुझने की कगार पर जैसे होगी हम इसको हटा लेंगे तो फिर मोमबत्ती जलने लगती है। इसको बार बार करके आप अनुभव कर सकते हैं। इसका क्या मतलब कि जैसे ही इसके ऊपर आप रखते हैं तो हवा का संपर्क, हवा की आपूर्ति इसकी कम होने के कारण ये धीरे धीरे जैसे जैसे हवा की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है उसी तरह धीरे धीरे ये बुझने की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही हम हटा लेते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल हो जाती है तो ये पुनः जलने लगती है। तो इस तरह से आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से अगर कहीं आग बुझाना हो तो हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि हम जलती हुई पदार्थ का ऑक्सीजन से यानी हवा से संपर्क तोड़ दें। और तोड़ने के कई हैं उसके उपाय, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो आपको आज की कक्षा कैसे लगी आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने साथियों को भी बताइएगा और अधिक से अधिक उन्नयन पल्लव बांका की ई कक्षा से सभी लोग जुड़िए। और हम फिर आपके सामने सोमवार को एक नए प्रयोग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।